हाउ टू रीड फेसेस वॉल्यूम फर्स्ट, मैरियम स्टडी स्टैंटन का है, थ्योरेटिकल पार्ट है ये, और चैप्टर थर्ड चल रहा है। 5 organ systems which create form and character, और पेज नंबर 61 है। डेट कितनी बताई आज? 5 अगस्त। 5 हो गई, 8 5 का अगस्त 5 2025। बिल्कुल। और हम पेज नंबर 61 के पैराग्राफ सेकंड से शायद चलेंगे। इन ऑर्डर टू क्रिएट ए नॉर्मल एंड हेल्थफुल कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म से, है जी। जी बिल्कुल। इसमें मेरी ऑप्शन कह रही है कि इन ऑर्डर टू क्रिएट ए नॉर्मल एंड हेल्थफुल कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म देयर मस्ट ऑलवेज बी ए ड्यू डेवलपमेंट ऑफ ईच ऑफ दीज सिस्टम्स which systems, else incompetency, disease and early decline will be the result। जी किसी भी ऑर्गेनिज्म के नॉर्मल क्रिएट होने के पीछे, उसके हेल्थफुल कंडीशन के पीछे ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि उसका ड्यू डेवलपमेंट हो, उसके प्रत्येक सिस्टम का, इन पांचों सिस्टम्स का प्रॉपर मात्रा में डेवलपमेंट होना जरूरी है किसी ऑर्गेनिज्म की नॉर्मल क्रिएशन के लिए और हेल्थफुल कंडीशन के लिए। उसके अंदर, उस इंसान के अंदर जो है प्रॉपर मात्रा में वेजिटेटिव, थोरेसिक, मस्कुलर, ओसियस और बोनी एंड ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम का कंट्रीब्यूशन प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए, तभी वो सही तरीके से डेवलप होगा। नहीं तो फिर वो या तो इनकम्पिटेंट रहेगा, या डिजीज रहेगा, या फिर उसका अर्ली डिक्लाइन होने लगेगा। अगर अर्ली डिक्लाइन मतलब तेजी से बुढ़ापा या तेजी से गिरावट होने लगेगी, अगर उसमें इन पांचों सिस्टम में कोई सा भी एक सिस्टम अपने प्रपोर्शन को लेके, अपने अपने पार्ट को लेकर के अगर वीक है, तो हर चीज की प्रॉपर मात्रा में उसके हिसाब से जरूरी है। कह रहे हैं द सिस्टम विच इज द फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइज्ड लाइफ एंड विच इज आल्सो द अंडरलाइंग और बेसिलर सिस्टम ऑफ मेंस ऑर्गेनिज्म इज द वेजिटेटिव। जो सबसे पहला सिस्टम है, सबसे पहले जो ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट में आता है किसी भी ऑर्गेनाइज लाइफ में, किसी भी सभी ऑर्गेनाइज लाइफ में सबसे पहले जो सिस्टम शामिल होता है, अपना पार्ट प्ले करता है, जो बिल्कुल अंडरलाइंग या बेसिलर सिस्टम होता है मेंस ऑर्गेनिज्म के पीछे भी, वो है वेजिटेटिव। एंड इट हैज इन कॉमन विद द वेरियस ग्रोथ्स ऑफ वेजिटेबल लाइफ, और ये बहुत ही कॉमन मिलता है विभिन्न प्रकार की जो वेजिटेबल लाइफ की जो ग्रोथ है उनमें भी देखा जाता है। द फंक्शंस ऑफ सस्टेंटेशन, सस्टेंटेशन का मतलब अस्तित्व या गतिविधि का रख रखाव। द फंक्शन ऑफ सस्टेंटेशन इम्बाइबेशन, इम्बाइबेशन का मतलब अंतर शोषण, अंदर शोषण करना, शोषित करना किसी चीज को, फ्रॉम द एयर एंड वाटर, वाटर से, एयर से किसी भी चीज को, न्यूट्रिशन को इम्बाइब करने के पीछे, सस्टेन करना, सस्टेंटेशन के पीछे किसी भी लाइफ के यही सिस्टम, वेजिटेटिव सिस्टम जिम्मेदार है। ब्रैकेट में कह रहे हैं थ्रू द पोर्स इन प्लांट एंड द माउथ इन मैन। और ये जो इम्बाइबेशन ऑफ एयर वाटर होता है, पौधों में तो होता है पोर्स, छिद्र होते हैं उनके पत्तियों पे, उसके द्वारा, और इंसान के अंदर मुंह के द्वारा होता है। अभी और बता रहे हैं इसके वेजिटेटिव और क्या पार्ट प्ले होता है। कहते हैं ऑफ रिप्रोडक्शन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड ग्रोथ, ये सारे के सारे पार्ट वेजिटेटिव में आते हैं। कह रहे हैं बट द वेजिटेटिव सिस्टम गिव्स नो पावर फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द फिनोमिना ऑफ आइदर थॉट और वॉल्यूशन। वो सारे काम करेगा वेजिटेटिव सिस्टम, इम्बाइबेशन का, एसिमिलेशन का, रिप्रोडक्शन का, एब्जॉर्प्शन का, एक्सक्रीशन का, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ग्रोथ का, परंतु वेजिटेटिव सिस्टम कभी भी जो आपके थॉट और वायलेशन
के जो फिनोमिना है, विचारशीलता नहीं है इसमें, ये इसमें इच्छा शक्ति या इच्छा की अभिव्यक्ति या अपने थॉट को प्रकट नहीं कर सकता। ठीक है भाई। जैसे का मतलब ये है कि जब वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता है, या तो डेवलपमेंट के दौरान बच्चा, वो छोटा सा जो बच्चा है, पैदा हुआ बच्चा है, इन्फेंट है, वो वेजिटेटिव है, प्योर, तो वो अपने थॉट प्रकट नहीं कर सकता है, उसमें थॉट वाला ब्रेन नहीं उसका एक तरह से एक्टिवेट है फैकल्टी। और इसी तरह से ले जाओ, जब जब बंदा कोमा में चला जाता है तो वहां पे वो वेजिटेटिव लाइफ में चला जाता है, जहां पे वो रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, सर्कुलेशन पे आ जाता है, तो वहां उसके थॉट प्रोसेस, उसकी थिंकिंग पावर वो काम नहीं करती। तो कह रहे हैं जो वेजिटेटिव सिस्टम है इसके दायरे में वो नहीं आता, सोच विचार का, चिंतन मनन का पार्ट, जबकि ये कंट्रोल करता है आपके दूसरे वाले पार्ट अस्तित्व के, जो कि इसमें बताए गए हैं। मोटा मोटा ले लो, सबसे पहला तो ले लो रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन, उसके बाद ले लो एब्जॉर्प्शन ले लो, और उसके बाद एसिमिलेशन, और फिर जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन देखो पेड़ पौधों में भी होता है, रिप्रोडक्शन बहुत लोअर ब्रेन वाले एनिमल्स में भी होता है, क्योंकि वो वेजिटेटिव सिस्टम का पार्ट है रिप्रोडक्शन। कह रहे हैं एवरी प्लांट, ट्री, वेजिटेबल एंड श्रब हैज द पावर ऑफ एब्जॉर्बिंग, एक्सक्रीटिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग, सर्कुलेटिंग इट्स सैप एंड जूस थ्रू इट्स सेल्स एंड ट्यूब्स, ब्रैकेट में कह रहे हैं एंड दिस बाय हाइड्रोस्टैटिक लॉ एंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखो वेजिटेटिव सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए ही कह रहे हैं कि जो प्लांट हैं, ट्री हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो श्रब हैं, इनके अंदर पावर होती है एब्जॉर्ब करने की, एक्सक्रीट करने की, रिप्रोड्यूस करने की, और जो इनके अंदर जो शैप होता है, लिक्विड होता है, जूस होते हैं, उसको सर्कुलेट करने की, जड़ों से तने को होते हुए पत्ती तक जाना, पत्ती में बना हुआ खाना सर्कुलेट होकर हर पार्ट में जाना, उसकी कोशिकाओं में और कोशिकाओं के द्वारा और ट्यूब के द्वारा वो क्षमता होती है। तो ये इसका मतलब वो वेजिटेटिव लाइफ में, और इसी देखो इनको वेजिटेशंस बोलते हैं, वनस्पति। और ये जो होता है इनके अंदर हाइड्रोस्टैटिक लॉ के तहत होता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के तहत होता है। बिल्कुल। ऑल द लोअर एनिमल्स हैव द सेम पावर्स एंड फंक्शन, जितने भी लोअर एनिमल्स हैं वो सभी सेम पावर्स और फंक्शन के होते हैं। नॉट अंटिल अदर सिस्टम ऑफ फंक्शंस आर सुपर एडेड डू वी डिस्कवर एनी कैपेसिटी फॉर वायलेशन और कॉन्शियस सेंसेशन। और इनमें लोअर एनिमल्स में यही फंक्शन मिलते हैं। और नॉट अंटिल, जब तक दूसरे सिस्टम्स जो फंक्शन में आ जाएं, दूसरे सिस्टम वेजिटेटिव सिस्टम के ऊपर सुपर एडेड ना हो जाएं, वी डिस्कवर एनी कैपेसिटी फॉर वायलेशन। फिर हम वहां देखेंगे जैसे दूसरे सिस्टम ऊपर आ रहे हैं तो कॉन्शियस सेंसेशन उनमें आने लगी, कॉन्शियस सेंसेशन और इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति प्रकट करने की क्षमता आने लगी। अब अमित भाई यहीं रुक के अगर हम बात करें तो अब जो इंसान केवल खाने के लिए जी रहा है, सेक्स के लिए जी रहा है जी, तो वो तो वेजिटेटिव लाइफ जी रहा है। जननेंद्रिय और रसेंद्रिय सबसे बेसिक हुई। बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ, तो जो लोग अच्छे खासे आपको ह्यूमन बीइंग दिखते हुए, जिनका फोकस खाना और रिप्रोड्यूस करना, सेक्स करना है जी, और धन इकट्ठा करना एक तरह से, ये सब एक लोअर ग्रेड में जाने वाला ट्रैक लग रहा है उनको। कह रहे हैं इट इज भैया लोअर एनिमल्स की तरफ चल रहे हैं अभी। हाँ, वो लोअर एनिमल की तरफ को बढ़ रहे हैं, जिनका फोकस इधर को बढ़ता जा रहा है। कह रहे हैं इट इज ट्रू दैट द लोवेस्ट एनिमल ऑर्गेनिजम्स सच एज द अमीबा गिव इन इंडिकेशंस of possessing a certain form of sensation।
हालांकि देखो जैसे जैसे वेजिटेटिव सिस्टम पे ऊपर दूसरे सिस्टम आए तो दूसरे सिस्टम्स की क्वालिटी दिखने लगी। जैसे अमीबा में इंडिकेशन मिलने लगा था सेंसेशन का। सेंसेशन कैसे, जब उसे टच करते थे तो भाग जाता था, है जी। टच, अगर वो किसी पत्थर से या किसी पार्टिकल से टच होता था तो वो वहां डिफेंस ले लेता था, सेंसेशन पैदा होने लगी। तो इसका मतलब बिल्कुल प्योर वेजिटेटिव जो स्टेट ऑफ लाइफ है वहां सेंसेशन भी चली जाती है। इसलिए अमित भाई जब कोमा से इंसान बाहर आता है वेजिटेटिव लाइफ से, जब नेक्स्ट वन आता है तो उसमें रिफ्लेक्स आने लगते हैं, ये सेंसेशन रिफ्लेक्स होते हैं। हाँ रिफ्लेक्स, तो नेक्स्ट वन रिफ्लेक्स है बेसिकली सेंसेशन आने के बाद। तो अमीबा में सेंसेशन मिलती है, येट दीज आर ऑल इन द वेजिटेटिव कंडीशन। ये फिर भी ये सभी वेजिटेटिव कंडीशन में ही रहते हैं। नो ऑर्गन्स फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ सेंसेशन, क्योंकि अमीबा में कोई ऑर्गन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेंसेशन तो होता नहीं। एज वी फाइंड इन इलस्ट्रेटेड इन हायर एनिमल ऑर्गेनिज्म have yet been evolved and until these organs or systems of functions are added। और फिर हम जो है जब तक इनको प्रदर्शन नहीं देख सकते, जब तक हायर एनिमल ऑर्गेनिज्म में ना पहुंच जाएं और ये इवोल्व ना हो जाए, ये ऑर्गन सिस्टम फंक्शन से इनमें जुड़ ना जाए, जैसे कि सच फॉर एग्जांपल एज बोन्स, मसल्स एंड ब्रेन, ये सेंसेशन को फील करने वाले टिश्यू या पार्ट डेवलप होने लगे सिस्टम। दैट्स लाइक करें वॉयलेशन, सेंसेशन एंड थॉट इन देयर मोस्ट कंप्लीट सेंस आर नॉट प्रेजेंट। तो जो अभिव्यक्ति प्रकट करना, सेंसेशन, थॉट प्रोसेस, देयर मोस्ट कंप्लीट सेंस जो है वो प्रेजेंट नहीं होती जब तक हायर इवोल्यूशन की तरफ ना चले जाएं। The intelligent reader who has followed the course of the evolution of man from the lowest organism or from the primitive human germ will have observed the order in which the several system of functions and their accompanying faculties of mind ब्रैकेट में कह रहे हैं as it is called have evolved or developed। स्टैंटन यहाँ कह रही है कि एक इंटेलिजेंट रीडर जो है वो इस कोर्स को देख सकता है इवोल्यूशन ऑफ मैन के तहत, लोवेस्ट ऑर्गेनिज्म से लेकर के या प्रीमिटिव ह्यूमन जर्म से लेकर के वो ऑब्जर्व कर सकता है कि सेवरल सिस्टम ऑफ फंक्शंस कैसे कैसे जुड़ते चले जाते हैं उसकी फैकल्टीज ऑफ माइंड के साथ, और वो इवोल्व होते हैं। बेसिकली इसका भाव ये है कि जब बच्चा छोटा पैदा होता है, जब से वो बड़ा होता है, तो ये सारे के सारे सिस्टम कैसे कैसे उसमें शामिल होते हैं एक्टिवेट होते हुए, वो सारा का सारा ट्रैक देख सकता है एक इंटेलिजेंट रीडर। जैसे कि हम फिर बात कर लें, बिल्कुल इन्फेंटाइल स्टेज वो होती है वेजिटेटिव, फिर उसके ऊपर थोड़ी सेंसेशन आती है, रिफ्लेक्स आने लगते हैं, फिर वो लोअर एनिमल की तरफ आता है, फिर थोड़ा और डेवलप होते हैं, बोन वोन मजबूत होने लगती है, नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करने लगता है, तो फिर वो प्रॉपर ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का रूप ले लेता है, हायर एनिमल। बिल्कुल, के बाद मुझे लगता है देखेंगे माइलस्टोन जो है। हाँ, वो सारे माइलस्टोन के रूप में देखे जाते हैं वो सारे सिस्टम्स। वो माइलस्टोन्स ही एक ऐसी वो है ट्रैक है जिसको चेक करते हो हम ये तय करेंगे कि अब ये वेजिटेटिव से बाहर आकर के ये मस्कुलर में आ गया है, ये मस्कुलर से आकर के बोनी में आ गया है, ओशियस में, और फिर उससे आगे चल करके ये फिर अपना ब्रेन इसका काम करने लगा, नर्वस सिस्टम इससे करने लगा, अच्छे से काम करने लगा। ऐसे बिल्कुल करें एज नेचर हैज इंडिकेटेड दिस ऑर्डर एज हर सुप्रीम लॉ ऑफ प्रोग्रेशन। जैसे कि नेचर में इंडिकेशन मिलता है इस क्रम का अपने सुप्रीम लॉ ऑफ प्रोग्रेशन के, कह रही है आई शैल एंडेवर इन द एक्सपोजिशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ फिजियोग्नोमी। तो मैंने प्रयास किया है इसको एक्सपोज करने का सिस्टम ऑफ फिजियोग्नोमी के तहत जो कि नेचर में दिखता है। टू फॉलो हर मेथड, यानी कि नेचर के मेथड को फॉलो करते हुए, बिलीविंग द लॉ ऑफ नेचर टू बी डिवाइन एंड इनफेलिएबल। मैंने इसको सिस्टम ऑफ फिजियोग्नोमी डाला, इस प्रयास किया, इस नॉलेज को उसका एक्सपोज करा, उसका एक्सपोजर दिया है
लॉ ऑफ नेचर पे विश्वास करते हुए और डिवाइन और इनफेलिएबल नेचर के जो नियम है उन पे विश्वास करते हुए, दीज लॉज इफ अलाउड फ्री स्कोप and not impeded by the ignorance or willfulness of man will always result in a harmonious development and equilibrium। और स्टैंटन कह रही है, मैंने ये भी मैं इस बात का वो भरोसा दिखा रही है कि अगर कोई व्यक्ति इसमें कोई इग्नोर ना करे नेचर के नियमों को, उसमें कोई दखलंदाजी ना करे, मनमानी ना करे, तो इनका रिजल्ट हमेशा हार्मोनियस डेवलपमेंट और इक्विलिब्रियम में आता। अगर नेचर पे आप छोड़ दो, प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा रखो, नेचर की इच्छा में अपनी इच्छा रखो, नेचर के नियमों के तहत चलो, तो आपका जीवन, आपका डेवलपमेंट इक्विलिब्रियम में रहेगा और हार्मनी में रहेगा। सभी चीज का डेवलपमेंट, चाहे वो पेड़ पौधे, पूरी सृष्टि का चक्र हार्मनी में रहेगा अगर नेचर के नियमों को कोई उल्लंघन ना करे तो। कितनी बढ़िया बात कह दी ना। हाँ, और नेचर के साथ छेड़खानी करने का मतलब है कि आपने उसकी हार्मनी को डिस्टर्ब कर दिया। अब कहां तक क्या खराबी आ जाए, गॉड नोज। फिर इंसान, और आज इंसान सबसे ज्यादा नेचर के नियमों में ही दखलंदाजी कर रहा है अमित भाई। बिल्कुल बिल्कुल, कितनी भी बढ़िया बात कह। हाँ, कि हार्मनी इक्विलिब्रियम बना के रखेगी नेचर आपके साथ। हाँ, नेचर हमेशा इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश करती है, और अगर आप उसके साथ छेड़खानी ना करो तो वो बहुत ही हार्मोनियस इक्विलिब्रियम रहेगा इस सृष्टि में। चलो यहीं रुकते हैं। राम राम।